मेरी नई गर्लफ्रेंड बेन बिंक जो थिएटर क्लब की स्टार थी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त चियाओ किंग ठीक उसके सामने बैठी थी और वह टेबल के नीचे अपने पैर से मेरी टांग को हल्के हल्के छू रही थी। फिर उसने धीमी आवाज में फुसफुसाकर कहा, मैं तुम्हारे नियमों का सम्मान करूंगी। जब चाओ किंग और मैं कमरे से बाहर निकले तो मेरी गर्लफ्रेंड बेनिन बिंग बस हल्का सा लाल हो गई और उसने मुझे धीरे से याद दिलाया कि ज्यादा थकना मत, बस तुम्हारे दिल में मेरी थोड़ी सी जगह बनी रहे, मेरे लिए वही काफी है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि 3 दिन पहले ही जॉम्बी अपोकलिप्स शुरू हो चुका था। स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट अजियान, जिसे जलन थी कि मेरी गर्लफ्रेंड पूरे कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की है, उसने मुझे जबरदस्ती बाहर जाकर खाना ढूंढने के लिए भेज दिया। यहां तक कि कैंपस की ब्यूटी लोरुयंट, जिसने 3 साल तक अजियान को पटाने की कोशिश की थी, उसने भी कहा कि मेरी शारीरिक सहन शक्ति अच्छी है और उसने भी अजियान के प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। मेरी तरफ से बोलने वाली इकलौती इंसान, थिएटर क्लब की स्टार बेनिन बिंग को बाकी लोगों ने काबू करके अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं वापस नहीं लौटा तो अगली बार बाहर भेजी जाने वाली बेनिन बिंग होगी। जब मैं बाहर पूरी तरह निराश खड़ा था, तभी अचानक मेरे अंदर डिवाइन शेल्टर सिस्टम जाग गया। पीप, उच्च संगतता पाई गई, बधाई हो, आप अब डिवाइन शेल्टर सिस्टम से जुड़ चुके हैं। क्या तुरंत डिप्लॉयमेंट चाहिए? भुगतान करके शेल्टर को अनलॉक किया जा सकता है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक साधारण अपार्टमेंट, खेती की जमीन। शेल्टर को अपग्रेड करने की शर्त, 10 लाख पॉइंट। मौजूदा लेवल पर सब कुछ अनलॉक किया जा सकता है। बेसिक इंस्टॉलेशन उपलब्ध। वर्तमान पॉइंट 0। अगले ही सेकंड सिस्टम ने नोटिफिकेशन भेजा कि आप कीमती चीजों से अपने पॉइंट रिचार्ज कर सकते हैं। सोना, गहने, हीरे और प्राचीन वस्तुएं रिचार्ज के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। 1 RMB बराबर 1 पॉइंट। मैं एक छोटी सी जंगल की खुली जगह में खड़ा था। सिस्टम, शेल्टर तुरंत डिप्लॉय करो। डिंग, अनुकूल वातावरण मिला। शेल्टर निर्माण शुरू। निर्माण समय 5 मिनट। जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। आसपास के पेड़ तेजी से गायब हो गए और जमीन से 6 मीटर ऊंची ग्रे रंग की दीवार उभर आई। उसके अंदर धीरे धीरे लकड़ी की एक छोटी झोपड़ी दिखाई देने लगी। 5 मिनट बाद दीवार और झोपड़ी पूरी तरह बन चुके थे। मैंने दीवार को छूकर देखा तो ठोस गूंज की आवाज आई। मैं लकड़ी की झोपड़ी के अंदर गया। अंदर साधारण फर्नीचर था और एक अलग बाथरूम पहली नजर में ही दिख रहा था। तभी सिस्टम का पैनल मेरे दिमाग में दिखाई दिया। बैरक 5 लाख पॉइंट, जो 10 एलीट स्पेशल फोर्सेस सैनिक देगा। एंड्रॉइड फार्म 5 लाख पॉइंट। 400 वर्ग मीटर का स्थिर तापमान वाला अपार्टमेंट। 20 लोगों के लिए 1 महीने का खाना, 2 लाख पॉइंट। टाइम रूम, मुझे जितनी जल्दी हो सके बैरक और फार्म अनलॉक करना होगा। यही यहां मेरी सर्वाइवल की बुनियाद है। मुझे याद आया कि बाहर निकलते समय मैं एक ज्वेलरी शॉप के सामने से गुजरा था, इसलिए मैं तुरंत वहां लौट गया। मैंने एक शराब की बोतल फेंक कर एक महिला जॉम्बी का ध्यान दूर कर दिया और जल्दी जल्दी दुकान के सारे सोने चांदी के गहने लूट लिए। मैंने गहनों की तरफ इशारा किया और कहा, सिस्टम, सबको पॉइंट में बदल दो। सिस्टम बोला, 4 मिलियन युआन मूल्य के सोने और प्लैटिनम के गहने खपत हुए, आपको 4 मिलियन पॉइंट मिले। मैं वापस शेल्टर लौट आया और दीवार के बाहर खड़े होकर बोला, सिस्टम, बैरक, फार्म और अपार्टमेंट अनलॉक करो। तुरंत दीवारों के अंदर एक छोटी बैरक उभर आई। 400 वर्ग मीटर का फार्म फैल गया और जमीन से 2 मंजिला छोटा बिल्डिंग निकल आया। 5 मिनट बाद 10 मजबूत आदमी कैमोफ्लेज कपड़ों में बैरक से बाहर निकले और एकदम सीधी लाइन में सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। मैंने उनके सीधे खड़े शरीर और मजबूत मांसपेशियों वाले एंड्रॉयड को देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम लोगों के अभी कोई नाम नहीं है। आज से तुम लोग बॉयन, बो 2, बो 3 ऐसे करते हुए बो 10 तक कहलाओगे। बॉयन, तुम्हें स्क्वाड का लीडर नियुक्त किया जाता है। मुझे यंग मास्टर कहकर बुलाओ। अब मेरे साथ चलो। स्कूल की कैंटीन के गोदाम में चलते हैं। हथियार लेते हैं और राशन इकट्ठा करते हैं। स्कूल की कैंटीन के गोदाम में करीब 20 छात्र गोल घेरा बनाकर बैठे थे। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और आंखों में खालीपन था। कोई बोला, अब हम सिबोदा पर भरोसा नहीं कर सकते। हम लड़के चिट्ठी निकालेंगे, जो बाहर जाकर खाना लाएगा वह अगली बार से छूट जाएगा। तभी किसी ने कहा, क्यों सिर्फ हम लड़के ही चिट्ठी निकालें? अगर मरना है तो सब साथ मरेंगे। सारा जोखिम दूसरों पर मत डालो। एक लड़की बोली,
खाना ढूंढना तो हमेशा से मर्दों का काम रहा है। दूसरी लड़की ने कहा, तो क्या हम लड़कियां गिनी ही नहीं जाएंगी? जॉन हुआन गुस्से से बोला, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? बराबरी की बात तुम ही लोग करती थी। अब क्यों लड़कों को मरने भेजना चाहती हो, जबकि तुम उनके मेहनत का फायदा उठाओ? तभी बेनिन बिंक उदास होकर बोली, अगर गिबोदा यहां होता तो मुझे ऐसे बर्ताव का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन वह तो बस चला गया, उसे मेरी परवाह ही नहीं। तभी दरवाजे पर मेरी आवाज गूंजी, वाह, यहां तो काफी हलचल है, तो बताओ किसे बलि का बकरा चुना है? अजियान ने मुझे देखकर हंसते हुए कहा, गिबोदा, बाहर बहुत खतरनाक है, इसलिए वापस भागकर यहां आ गए। पहले मेरे सामने घुटने टेक दो, तब मैं तुम्हें यहां रहने दूंगा और कल तुम्हें बाहर भेजेंगे। मैंने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे लिए खाना ढूंढूं और तुम्हारे सामने घुटने भी टेकूं? लगता है तुम अभी पूरी तरह जागे नहीं हो। अजियान चिल्लाया, क्या तुम लड़ना चाहते हो? इसे मारो। मैंने पीछे खड़े बॉयन से कहा, इसका ख्याल रखो, अभी इसने मुझे घुटने टेकने को कहा था। बॉयन बोला, जी यंग मास्टर। अजियान तुरंत घबरा गया और बोला, भाई, मुझसे गलती हो गई, मुंह से निकल गया, कृपया मुझे छोड़ दो। मैंने कहा, ठीक है, जाने दो इसे। तभी बो आगे बढ़ा और रिपोर्ट करते हुए बोला, यंग मास्टर, राशन इकट्ठा करने का काम पूरा हो गया है। मैंने आसपास एक सुरक्षित ठिकाना भी बना दिया है, वहां खाने पीने की कमी नहीं होगी। फिर मैंने सबकी तरफ देखकर कहा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, कौन मेरे साथ चलना चाहता है? बेनिन बिंक ने होंठ काटे। उसकी आंखों में दृढ़ता थी और उसने सिर हिलाकर कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कई छात्रों के चेहरे पर जलन दिखाई दी। वे आगे बढ़कर मुझसे विनती करने लगे, लेकिन मेरी ठंडी नजरों ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मैंने कहा, मैं सिर्फ बेनिन बिंक को ले जाऊंगा, बाकी लोग सपने देखना बंद करो। निंगबिंग बोली, हम भी कोशिश कर सकते हैं, प्लीज हमें भी ले चलो, बेनिन बिंक उससे कहो ना। एक लड़की रोते हुए बोली, मैं भूख से मरना नहीं चाहती, गिब्बोदा से कहो मुझे भी साथ ले जाए। चाओकिंग बोली, गिबोडा मुझे भी ले चलो। मैंने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें ही ले जा सकता हूं। तभी किसी ने घुटनों पर गिरकर कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे भी साथ ले चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। मैंने मुड़ते हुए कहा, बस चलो, वापस चलते हैं। तभी वो घबराकर बोली, किबोदा, क्या तुम मुझे भी नहीं ले जाओगे? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं, तुमने कहा था कि हमेशा मेरी रक्षा करोगे। मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, और तुम सच में मर्दों की बातों पर भरोसा करती हो? कितनी भोली हो, बधाई हो, तुम्हें अच्छा सबक मिल गया, अगली बार याद रखना। निंगबिन, चलो चलते हैं। बोदा, हराम खोर, तुम्हें इसका पछतावा होगा। हम छोटी जंगल वाली जगह में बने शेल्टर के सामने पहुंच गए। मैंने कहा, तो यही है तुम्हारा शेल्टर? ये तो कमाल है, एक बिल्डिंग जो अचानक कहीं से भी प्रकट हो जाए, ये थोड़ा अजीब लगता है। जब यहां और लोग आएंगे तो मैं इसे कैसे समझाऊंगा? सिस्टम ने जवाब दिया, चिंता मत करें, जो भी सर्वाइवर इस शेल्टर में प्रवेश करेंगे, उनकी धारणा बदल दी जाएगी। उन्हें सिर्फ इतना लगेगा कि आपकी क्षमताएं असाधारण हैं, उन्हें इसमें कोई भी अजीब बात महसूस नहीं होगी। मैंने कहा, अंदर आओ, अब से यह जगह एक सुरक्षित क्षेत्र है। मैं बेनिंग बिंग को एक स्टूडियो अपार्टमेंट में ले गया और कहा, अब से तुम यहीं रहोगी, कोई भी कमरा चुन लो और आराम से बस जाओ। बेनिंग बिंग ने कमरे को चारों तरफ से देखा, और जैसे ही उसकी नजर साफ सुथरे बिस्तर पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। वह मेरी तरफ मुड़ी और बोली, धन्यवाद कॉमरेड गिबोदा। फिर मैंने बॉय और उसके लोगों से कहा, स्कूल के सुपरमार्केट और स्टोर रूम में जाओ, जितना पानी और खाना मिल सके सब लेकर आओ। जी यंग मास्टर। तभी बेनिन बिंग जल्दी से आगे बढ़ी और बॉय की जैकेट का किनारा पकड़ते हुए बोली, बड़े भाई, क्या रास्ते में मेरे लिए कुछ महिलाओं के हाइजीन प्रोडक्ट्स भी ला सकते हो? कुछ दिनों में मेरे पीरियड्स आने वाले हैं। मैंने तुरंत कहा, जरूरत की चीजें और टॉयलेट आइटम जितना हो सके ले आना, और महिला प्रोडक्ट्स का भी अच्छा खासा स्टॉक बना लेना। समझ गया यंग मास्टर। बॉय और उसके लोग चले गए। अपार्टमेंट में अब सिर्फ हम दोनों ही बचे थे। बेनिन बिंग घबराहट में अपने कपड़ों का किनारा मरोड़ रही थी और कमरे में हल्की सी चुप्पी छाई हुई थी। उसने पूछा, ये लोग तुम्हें यंग मास्टर क्यों कहते हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, कमांड करना आसान हो जाता है, बस इसलिए। तुम चिंता मत करो। बेन बिंग ने सिर उठाकर गिबोदा की तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ साफ प्रशंसा थी। उसने कहा, तुम सच में कमाल के हो? मैंने पूछा, कमाल? किस मतलब में? उसने धीरे से कहा, मुझे यहां लाने के लिए धन्यवाद। ऊपर से देखकर तो ऐसा नहीं लगता था, लेकिन जब तुम झुके तो मुझे अंदाजा हुआ कि तुम कितने प्रभावशाली हो। मैं हैरान होकर बोला, प्रभावशाली?
क्या मतलब? शुरुआत में बेन इन बिंक खुद भी उलझन में थी, लेकिन अगले ही पल उसने नीचे देखा और अचानक उसका सुंदर जेड जैसा सफेद चेहरा लाल हो गया। मैंने कहा, तुम कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लो, मैं अपनी खुद की रूम भी देख आता हूं। जैसे ही मैं जाने लगा, वह घबरा कर बोली, गिबोदा, मत जाओ, मैं यहां अकेली हूं, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। उसने चारों तरफ देखा और फिर शर्माते हुए अपना चेहरा अपने कॉलर में छिपाकर हल्की मुस्कान दे दी। शाम को बॉय और बाकी लोग खून से सने हुए वापस लौटे। उन्होंने कहा, यंग मास्टर, राशन लगभग 3 महीने के लिए काफी है और रोजमर्रा की जरूरत की सारी चीजें भी मिल गई हैं। रात के खाने के समय मैंने बेनिंग बिंक को एक सेल्फ हीटिंग हॉट पॉट दिया। खाते खाते उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, मुझे अपने माता पिता की याद आ रही है। पहले हम परिवार के साथ हॉट पॉट खाना बहुत पसंद करते थे। मैंने शांत होकर कहा, अभी हमें बस जिंदा रहना है, तभी हमारे पास उन्हें फिर से ढूंढने का मौका होगा। बेनिंग बिंग ने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, तुम यहीं रुक सकते हो? मुझे अकेले थोड़ा डर लगता है। उसे शेल्टर तक लाना मेरे लिए बस एक छोटा सा एहसान था। मेरा उसे किसी भी चीज के लिए मजबूर करने का इरादा नहीं था, लेकिन अगर वह अपनी मर्जी से मेरे साथ रहना चाहती थी तो मुझे ईमानदार होना था। मैंने कहा, मुझे तुमसे सच कहना होगा, मैं प्यार में बहुत वफादार रहने वाला इंसान नहीं हूं। उसने तुरंत जवाब दिया, अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर चांदनी में हल्की ठंडी हवा चल रही थी और उस रात मैंने बेनिन बिंक के साथ विदेशी भाषा सीखते हुए रात बिताई। चौथे दिन सुबह हम दोनों अपार्टमेंट से हाथों में हाथ डाले बाहर निकले। बॉय और बाकी लोग तुरंत बोले, गुड मॉर्निंग मास्टर, गुड मॉर्निंग मैडम। लाल चेहरा लिए बेनिन बिंग मेरे सीने से सटकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, आज हम शेंगू सुपरमार्केट की तलाशी जारी रखेंगे, उसे पूरी तरह खंगाल डालो। जी मास्टर। तभी बॉय और उसका ग्रुप वापस लौटते हुए दिखाई दिए और उनके पीछे 5 सर्वाइवर थे, 2 पुरुष और 3 महिलाएं। जब उन्होंने शेल्टर देखा तो हैरान होकर बोले, ये जगह तो बहुत सुरक्षित लग रही है, गोदाम से तो कहीं बेहतर है। गिबोदा ने भौहें सिकोड़कर बॉय की तरफ देखा। बॉय बोला, हम इन्हें सुपरमार्केट में मिले थे, ये जिद करके हमारे साथ यहां तक आ गए। मैंने उन लोगों से कहा, अगर यहां रहना है तो 2 नियम हैं। पहला, बिना बहस किए मेरे आदेश मानोगे। दूसरा, काम करना होगा और संसाधन काम के हिसाब से बांटे जाएंगे। उनमें से एक ने ताने से कहा, और क्या, हम सब लॉन्गिन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हमें तुम्हारी बात क्यों माननी चाहिए? दूसरा बोला, हाँ, हम सब एक ही यूनिवर्सिटी के हैं, ऐसे नियम क्यों? मैंने ठंडे स्वर में कहा, इस शेल्टर का मालिक मैं हूं। ये दीवारें, ये राशन, ये सुरक्षा, सब मैं दे रहा हूं। अगर मंजूर है तो रहो, नहीं तो अभी निकल जाओ। मैं तुम्हें सोचने के लिए 10 सेकंड देता हूं, या तो चुपचाप रहो या अभी चले जाओ। एक आदमी गुस्से से बोला, क्या तुम हमें अपना गुलाम समझते हो? मैंने कहा, मतलब साफ है, पूरा आज्ञा पालन। फिर मैंने उन्हें ऊपर से नीचे देखा और ठंडे स्वर में कहा, लेकिन तुम्हारे जैसे शरीर वाले लोगों से मुझे कोई खास उम्मीद भी नहीं है। मैं इतना मजबूर नहीं हूं कि किसी को भी रख लूं। उनमें से एक लड़की बोली, यहां तो सुपरमार्केट से ज्यादा सुरक्षित है, वहां खाना जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं अब जमीन पर नहीं सोना चाहती। 2 लोग बोले, हम भी रुकेंगे, लेकिन किसी भी बेकार आदेश को नहीं मानेंगे। मैंने तुरंत कहा, और किसने कहा कि मैं तुम्हें यहां रखूंगा? अभी जो तुमने कहा उसके बाद तुम मेरे शेल्टर में रहने के लायक नहीं हो। बॉय, इन दोनों को शेल्टर की सीमा से बाहर छोड़ आओ। जाते जाते उनमें से एक चिल्लाया, किबोडा, इतना घमंडी मत बनो। उसके बाद मैंने बाकी लोगों से कहा, अब काम का बंटवारा, शेल्टर की रोज सफाई और बॉय बाकी लोगों की राशन ढोने में मदद। वे तुरंत बोले, हाँ हाँ, चिंता मत करो, हम मेहनत से काम करेंगे। चौथे दिन सुबह मैं बेनिंग बिंग और 2 एंड्रॉइड सैनिकों को लेकर लड़कियों के हॉस्टल पहुंचा। हमने कॉरिडोर के सारे झोंपी साफ कर दिए। बेनाबिंग ने अपने कमरे का दरवाजा दिखाते हुए कहा, डार्लिंग, यही मेरा कमरा है। बेनिन बिंग ने अपनी निजी चीजें छांटनी शुरू की और अपने बैग में ब्यूटी प्रोडक्ट्स और लोलिता स्टाइल के कपड़े भरने लगी। मैं पास खड़ा इंतजार करता रहा। वह बोली, मैं अभी बस कुछ जेके और लोलिता आउटफिट ले लेती हूँ, बाकी बाद में देखेंगे। मैंने कहा, ठीक है, बाद में हम शॉपिंग मॉल चलेंगे और तुम्हारे लिए और भी ढेर सारे कपड़े लेंगे, तब तुम अलग अलग स्टाइल ट्राई कर सकती हो। तभी एक एंड्रॉयड सैनिक बोला, यंग मास्टर, सामने वाले कमरे में कुछ सर्वाइवर हैं। मैंने कहा,
पहले देखते हैं कि वे आदेश मानने को तैयार हैं या नहीं। अगर हाँ, तो उन्हें हमारे साथ जुड़ने का मौका देंगे। सामने वाले कमरे के झोंबी खत्म करने के बाद हमें 4 लड़कियां मिलीं। उनमें से एक बोली, हम छत पर छिपे हुए थे और अब तक सिर्फ स्नैक्स खाकर किसी तरह जिंदा रहे। अब हमारे पास न खाना बचा है, न पानी। शुक्र है कि हमें आप लोग मिल गए। एक्सियाओ किंग ने गिबोदा की तरफ देखा और कहा, गिबोदा, क्या हम तुम्हारे रेफ्यूज में शामिल हो सकते हैं? मैंने शांत होकर पूछा, क्या तुम लोग काम करने के लिए तैयार हो? पहले मैं नियम साफ बता देता हूं। यहाँ राशन काम के हिसाब से मिलेगा और मेरे आदेशों का 100% पालन करना होगा। मैं कोई बेकार या अनरीजनेबल मांग नहीं करूंगा। जो 3 लड़कियां कल आई थीं, वे भी ठीक से काम कर रही हैं। उन्होंने तुरंत कहा, हम मानते हैं। धन्यवाद साथी गिबोदा। दूसरी लड़कियों ने भी सिर हिलाकर कहा कि वे भी तैयार हैं। मैं उन 6 लड़कियों को रेफ्यूज में ले आया। वे चारों तरफ देखकर हैरान हो गईं। ये रिफ्यूज तो सच में कमाल का है और हमें बचाने के लिए चारों तरफ दीवार भी है। ये तो हमारी कल्पना से भी बेहतर है। मैंने बेनिंग बिंग से कहा कि सबको कमरे दिखाकर सेटल करवा दे और खुद डायरेक्टर के ऑफिस में लौट आया। सिस्टम की आवाज आई, डिंग, शेल्टर अपग्रेड के लिए जरूरी कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं। मैंने बिना झिझक कहा, अपग्रेड। तुरंत नोटिफिकेशन आया, सिस्टम नोटिफिकेशन। 1 मिलियन पॉइंट्स खर्च हुए। अपग्रेड का समय 10 मिनट। फिर पूरे शेल्टर में अनाउंसमेंट हुआ, सभी रेजिडेंट्स ध्यान दें, कृपया अंदर ही रहें। शेल्टर अभी अपग्रेड हो रहा है, अपने कमरे से बाहर मत निकलें। अपग्रेड पूरा होने के बाद ही बाहर की एक्टिविटीज शुरू होंगी। लिंगबिंग उत्साहित होकर बोली, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो सच में बहुत पावरफुल है। मुझे तो इंतजार है अपग्रेड के बाद शेल्टर कैसा दिखेगा। मैं सिस्टम पैनल देखने लगा। शेल्टर लेवल 2 अनलॉक हो गया था और पानी बिजली सप्लाई की सुविधा खुल गई थी। अगले अपग्रेड की कंडीशन थी 10 मिलियन पॉइंट्स। उसी समय मैंने बॉय को आदेश दिया कि टीचिंग बिल्डिंग के साउथ एरिया में एक टीम लेकर जाए। वहां के वेंडिंग मशीन्स तोड़कर सारा कैश लेकर आए। थोड़ी देर बाद वे लौटे और बोले, यंग मास्टर, सारा पैसा ले आए हैं। मैंने पैसे को पॉइंट्स में एक्सचेंज किया। सिस्टम ने बताया, कैश डिपॉजिट पॉइंट्स प्राप्त हुए। करंट पॉइंट्स 3 मिलियन। मैंने उनमें से 2 मिलियन खर्च किए और बैरिक्स अपग्रेड कर दी, जो अब 3 मंजिला बिल्डिंग बन गई। सिस्टम ने बताया कि बैरिक्स लेवल 2 पर अपग्रेड हो गई है और अब 50 नए एंड्रॉयड सोल्जर्स मिलेंगे। जब मैं बैरिक्स पहुंचा तो पहले के 60 एंड्रॉयड सोल्जर्स बिल्कुल सीधी लाइन में खड़े थे। मैंने बॉय को कंपनी कमांडर बना दिया और आदेश दिया, हर स्क्वाड में 10 आदमी होंगे। अब से तुम सब बॉय के आदेश मानोगे। बाकी बचे पॉइंट्स से मैंने आउटर वॉल और डायरेक्टर रेजिडेंस भी अपग्रेड कर दी। सिस्टम ने बताया, आउटर वॉल लेवल 2, ऊंचाई 10 मीटर, मोटाई 50 सेंटीमीटर। साधारण ज़ॉम्बीज इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। डायरेक्टर रेजिडेंस लेवल 2, लग्जरी विला विद हाई एंड फर्नीचर। थोड़ी देर बाद लड़कियां अपार्टमेंट से बाहर आईं और हैरानी से बोली, हे भगवान, शेल्टर तो पहले से बहुत बड़ा हो गया और इतने गार्ड्स भी आ गए। शेरी, क्या ये सब तुम्हारे बॉडीगार्ड्स हैं? मैंने हंसकर कहा, हाँ, अभी अभी आए हैं, शेल्टर की सिक्योरिटी संभालेंगे। वे सब प्रभावित होकर बोली, गिबोदा, तुम सच में बहुत ताकतवर हो। फिर खाने का समय हो गया। गिबोदा ने सबके लिए डिनर अरेंज किया। बेइंग बेन ने कृतज्ञता से कहा, अगर तुम नहीं होते तो हम अभी भी डॉर्मेटरी में भूख और डर से मर रहे होते। हम वादा करते हैं कि मेहनत करेंगे और कोई परेशानी नहीं करेंगे। मैंने शांत होकर कहा, हम सब क्लासमेट्स हैं, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन रूल्स नहीं बदलेंगे। आदेश मानोगे तो सब ठीक रहेगा, नहीं तो नियम के अनुसार सजा भी मिलेगी। तभी किसी ने पूछा, वैसे तुम निम्बा से कैसे मिले? तुम दोनों साथ कैसे आए? मैंने बेनिंगबेन की तरफ देखा और सरलता से बताया कि अपोकलिप्स शुरू होने के बाद मेरी उससे मुलाकात हुई, मैंने उसे बचाया और रिफ्यूज में लाया और धीरे धीरे हम दोनों साथ हो गए। यह सुनकर एक्सियोकिंग की आंखों में एक चालाक चमक आई और उसने हैरानी से कहा, ओह, इतना आसान? मैंने हल्की मुस्कान के साथ मजाकिया अंदाज में कहा, तुम्हें सच में लगता है कि इस अपोकलिप्स में अभी भी पहले की तरह कई बार रेस्टोरेंट में डिनर करके धीरे धीरे फीलिंग्स डेवलप करके ही रिलेशनशिप शुरू होता है? वह घबरा कर बोली, ना नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन तुम सही कह रहे हो। अपोकलिप्स के बाद प्यार भी पहले जैसा नहीं रहा। उसी समय मेज के नीचे एक्सियाओकिंग का स्टॉकिंग पहना हुआ पैर धीरे से गिबोडा की पिंडली को छू गया। मैं एक पल के लिए सख्त हो गया।
एग्जियाओकिंग के गाल हल्के लाल हो गए, उसकी नज़रें थोड़ी लुभाने वाली थीं, लेकिन मेरा चेहरा बिल्कुल शांत रहा। मेज़ के नीचे मैंने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसकी एड़ी पकड़ ली। उसका शरीर हल्का कांपने लगा और उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट आ गई। किसी ने पूछा, शाओकिंग, तुम ठीक से खा क्यों नहीं रही? मुझे लगता है तुम कांप रही हो। वह बोली। अचानक थोड़ा पेट दर्द हो गया, शायद थोड़ा पानी पी लूं तो ठीक हो जाएगा। दूसरी लड़की बोली, ठीक है, थोड़ा ज्यादा पानी पी लो। मैं चुपचाप सब देखता रहा और सोचा कि मुझे किसी मौके पर श्याओ किंग से गंभीर बात करनी चाहिए। तभी श्याओ किंग थोड़ा आगे झुकी, एक भौं उठाई और मुस्कुराकर बोली, गिबोदा, मैंने उस दिन स्कूल फोरम पर एक पोस्ट देखा था। उसमें लिखा था कि तुम और लेनेरन बहुत करीब थे। क्या यह सच है? मेरी चॉपस्टिक्स प्लेट में गिर गईं और मेरी उंगलियां मेज के किनारे कस गईं। लेनेरन? मैंने अचानक सिर उठाकर एक्जियोकिंग को घूरते हुए पूछा, तुम ये क्यों पूछ रही हो? वह बोली, जब हम डॉर्मेट्री में छिपे हुए थे तब मुझे लगा कि मैंने दूर से लेनेरन को देखा था। अभी खाना खाते समय अचानक वही पोस्ट याद आ गया, इसलिए पूछ लिया। अपोकलिप्स के बाद मैंने बहुत कुछ झेला था और मेरा दिल अब लगभग अडिग हो चुका था, लेकिन मेरे बड़े भाई से जुड़ी बात मुझे अब भी बेचैन कर देती थी। मैंने जल्दी से पूछा, क्या तुमने सच में लेनेरान को देखा? मजाक मत करो, जल्दी बताओ कहाँ देखा? उसने कहा, जब हम डॉर्मिटोरी में छिपे थे तब दूर स्कूल के मेन ऑडिटोरियम की तरफ कुछ सर्वाइवर्स दिखाई दिए थे। दूरी ज्यादा थी और हमें डर था कि ज़ॉम्बीज का ध्यान न खिंच जाए, इसलिए हमने आवाज नहीं लगाई, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति लेनेरन जैसा ही लग रहा था। यह सुनकर मैं तुरंत खड़ा हुआ और तेज कदमों से बाहर निकल गया। पीछे मुड़े बिना मैंने कहा, मैं बाहर जा रहा हूं, मुझे कुछ काम है। बेंग बैन घबरा कर बोली, चेरी, तुम इतनी रात को कहां जा रहे हो? मैंने बस हाथ हिलाकर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए और कहा, एग्जियोकिंग ने बताया कि ऑडिटोरियम की तरफ सर्वाइवर्स हैं। मैं बॉय और बाकी लोगों के साथ जाकर वहां एक बार देख कर आता हूं। तुम लोग शेल्टर में ही रहो और आराम करो, बस मेरे वापस आने का इंतजार करना। 30 सैनिकों को साथ लेकर मैं तेजी से स्कूल की लैब रोड की तरफ बढ़ा। सैनिक हथियार हाथ में लेकर चारों तरफ सतर्क निगाह से पहरा दे रहे थे। बड़े ऑडिटोरियम के अंदर गोजिंग सोफे पर ढीला होकर बैठा था और उसकी नजर जल्दी से रन किंगली के शरीर पर घूम गई। उसने कहा कि यह सारा खाना और ड्रिंक मैं अपनी जान जोखिम में डालकर ढूंढ कर लाया हूं, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे थोड़ा आभार दिखाना चाहिए? रैन किंगली मुड़ी और शुक्सियोक्सी की तरफ देखा। उसकी नजर दृढ़ थी। उसने कहा, चोयोक्सी, जो सामान हम लाए हैं उसे इकट्ठा करो। हम अभी यहां से निकलकर किसी और शरण की जगह ढूंढेंगे। शुक्सियोक्सी घबरा कर बोली, बहन किंगली, बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। अगर हम बाहर गए और खतरे में पड़ गए तो क्या करेंगे? और अगर हम निकल भी जाए तो जाएंगे कहाँ? गोजिंग हंसते हुए बोला, तुम जाना चाहती हो? मुझसे पूछा भी नहीं, पहले मेरा कर्ज तो चुकाओ। रण किंगली की आंखें ठंडी हो गईं। उसने हाथ उठाकर अपनी कमर से एक छोटा चाकू निकाला और उसकी नोक अपनी ही गर्दन पर रख दी। उसने कहा, मैंने तुम्हारा खाना नहीं खाया, तुम्हारा पानी नहीं पिया, मेरा तुम पर कैसा कर्ज? अगर मैं जाना चाहती हूं तो क्या मुझे उसका हक भी नहीं है? गोजिंग मुस्कुराया और बोला, मेरी प्यारी बड़ी बहन, अगर तुम मेरी औरत बन जाओ तो मैं तुम्हें ढेर सारा खाना दूंगा और तुम्हारी रक्षा भी करूंगा। मासूम और अनुभवहीन लड़कियां मुझे सबसे ज्यादा पसंद हैं। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो कसम से तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। रैन किंगली ने तिरस्कार से कहा, पहले खुद को आईने में देखो। मेरी नज़र में इस पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही इंसान है जिसके लिए मैं अपनी मर्जी से खुद को समर्पित कर सकती हूँ, और वह तुम बिल्कुल नहीं हो। यह सुनकर गोजिंग गुस्से और अपमान से चीख पड़ा। रण किंगली ने दुखी आवाज में कहा, मेरे छोटे भाई, काश मैं तुम्हें आखिरी बार देख पाती। कितना अफसोस है। तभी अचानक एक आवाज आई, नहीं बड़ी बहन नहीं। उसी समय बॉय आगे आया और अपनी दाहिनी हाथ से तेजी से एक चाकू फेंका। चाकू रैन किंगली की कलाई को छूता हुआ लगा। बॉय बोला, बहन किंगली, क्या सच में तुम हो? माफ करना, मैं देर से आया। मुझे पता नहीं था कि तुम स्कूल में हो। जब तक मैं यहां हूं कोई भी तुम्हें तंग नहीं करेगा। रैन किंगली और गिबोदा के हाथ एक पल के लिए कसकर जुड़ गए और हम जल्दी से बड़े ऑडिटोरियम से बाहर निकल आए। रैन किंगली के गालों पर अभी भी आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होंठों के किनारे हल्की मुस्कान थी। गेबोडा की आंखें दृढ़ थीं और वह उसके पास ही रहकर उसकी रक्षा कर रहा था। शेल्टर के प्रिंसिपल ऑफिस में रैन किंगली की काली स्कर्ट का किनारा हल्के से हिल रहा था। उसकी शर्ट की आस्तीन मुड़ी हुई थी और उसकी आंखों में
जिज्ञासा और प्रशंसा का मिश्रण था। उसने कहा, गिबोदा, क्या सच में यह शेल्टर तुमने बनाया है? ये बहुत बड़ा और शानदार है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम में इतना टैलेंट होगा। मैं मुस्कुराया और मेरी नज़र प्यार से रैन किंगली पर ठहर गई। मैंने कहा, यह सब धीरे धीरे बनता गया। बाहर जो कमुफ्लाज यूनिफॉर्म में सैनिक खड़े हैं वे सब मेरे आदमी हैं। वे सब एलीट फाइटर्स हैं और उन्होंने मेरे लिए काम करना स्वीकार किया है। किंगली हैरानी से चारों तरफ देखने लगी। उसकी भौहें उठ गईं और आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। उसने कहा, क्या सच में यह शेल्टर तुमने बनाया है? और बाहर जो सैनिक हैं, वह सब क्या मामला है? मैं कुर्सी से टिककर हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैंने अभी तो बताया कि यह शेल्टर मैंने ही बनाया है और मेरे आदमी यहाँ खास वजह से हैं। इन बातों में ज्यादा मत उलझो किंगली। मैं तो तुमसे यह पूछना चाहता था कि तुम तो राजधानी में बिजनेस कर रही थी, फिर अचानक स्कूल क्यों लौट आई? रैन किंगली ने उंगलियों से अपने बालों की लट हटाई और शरारती मुस्कान के साथ बोली, स्कूल ने पुराने छात्रों को एक इवेंट के लिए बुलाया था और मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती थी। मैं थोड़ा आगे झुका और समझते हुए मुस्कुराकर बोला, यानी मुझे सरप्राइज देने के लिए? अच्छा हुआ मेरी मुलाकात एक्सियाओ किंग से हो गई, वरना मैं तुम्हें मिस कर देता। रैन किंगली खिड़की की तरफ देखने लगी। उसकी आवाज थोड़ी हिचकिचाहट भरी थी। उसने हल्की लाल हुई गालों के साथ पूछा, अभी जब तुम लौटे थे तब मैंने एक जे के यूनिफॉर्म वाली लड़की को देखा था। तुमने उसे निंगबिंग कहा था। वह तुम्हारी बहुत परवाह करती लग रही थी। तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है? मैंने थोड़ा झेंपते हुए गाल खुजलाया और नजरें चुराकर कहा, वह मेरी गर्लफ्रेंड है। रैन किंगली की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह अनायास आधा कदम पीछे हट गई। उसने भौहें सिकोड़ी और बोली, तुम्हारी गर्लफ्रेंड लोरियानेट का क्या हुआ? मेरी आंखें थोड़ी उदास हो गईं और मैं मेज पर उंगलियां थपथपाते हुए शांत स्वर में बोला, उसे कुछ नहीं हुआ। हमारा ब्रेकअप हो गया। उसने मुझे कैफेटेरिया के स्टोर रूम में धोखा दिया था। रैन किंगली के चेहरे पर गुस्सा आ गया। दोस्त ये चियाओ किंग तुम्हारी ठीक किंग का जो उसके मुद्दा सामने है बैठी इनसे थी रिकॉर्ड और कर वह लेना। टेबल के नीचे